5 सेकंड बाद स्टार्ट करेंगे। सभापति महोदय, कुछ परिस्थितियों के कारण यह नहीं हो सका। विश्व के सदस्यों ने अपने भाषण में संभवतः यह कहने की कोशिश की कि हम राजस्थान में सदा सर्वदा के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते हैं अथवा विपक्ष का बहुमत होते हुए भी उसे सत्तारूढ़ होने से रोकना चाहते हैं। बात यह नहीं है। गृह मंत्री ने इसे स्पष्ट कर दिया है। एक बात और, इस सदन में अनेक प्रकार के एकाधिकारों की बात कही गई है। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता पर अपना एकाधिकार नहीं चाहती और न ही यह समझती है कि बुद्धिमत्ता पर उसका एकाधिकार है। वस्तुतः हम हर प्रकार के एकाधिकार, सामंती एकाधिकार, आर्थिक एकाधिकार, व्यक्तिगत अथवा किसी परिवार के एकाधिकार के विरोधी हैं। राजस्थान में जो कुछ हुआ है उससे मुझे बड़ा कष्ट पहुंचा है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार की बातें हुई। आज 6 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल है और इनमें से 3 राज्यों में कांग्रेस पराजित नहीं हुई। विधान सभाओं के लिए जितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, उतनी बड़ी संख्या में किसी भी एक पार्टी के सदस्य निर्वाचित नहीं हुए। संसार में कहीं भी इसे पराजय नहीं कहा जा सकता। इसे संभवतः इस कारण से आप पराजय कहते हैं क्योंकि आप इसकी तुलना पहले की सदस्य संख्या से करते हैं। वास्तव में आप इसे वोटों में कमी कह सकते हैं, लेकिन इसे हार कभी नहीं कहा जा सकता। जिन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें हैं, वहां हम जिम्मेदार और अनुशासित विपक्ष के रूप में काम करना चाहते हैं और हम राज्य के हित को ही ध्यान में रखकर काम करेंगे। वस्तुतः राजस्थान में भी, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन मैं इस समय इस बात पर कुछ कहना नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि राजस्थान में जल्दी से जल्दी शांति स्थापित हो ताकि अन्य राज्यों की तरह वहां भी उत्तरदायी सरकार बनाई जा सके और जिस किसी दल अथवा पार्टी का बहुमत होगा उसे यह जिम्मेदारी निभाने का निमंत्रण दिया जाएगा। अब हमारे सामने मिलकर काम करने का प्रश्न है। पहले सदा हमारी ही सरकार बनती थी और आप में से अधिकांश लोग विपक्ष में रहते थे। अब विभिन्न स्थानों पर हमारी सरकारें हैं और हम विपक्ष में भी हैं। सभापति महोदय, भारतीय समाज प्राचीन आर्यों का ही वर्तमान रूप है। वैदिक काल के साहित्य पर जब हम पुष्टि डालते हैं तो भारतीय नारी को यहाँ खड़ा हुआ पाते हैं जहाँ संसार के इतिहास में कहीं पर भी नारी को स्थान नहीं मिला। आर्य सभ्यता में नारी को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया था। पुरुष नारी के बिना उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार एक व्यक्ति अपना आधा अंग नष्ट हो जाने पर होता है। आर्य सभ्यता में यज्ञ का विशेष महत्व है। यज्ञ में यदि पुरुषों के साथ स्त्री न बैठे तो यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। आदिकाल में नारी तो भोग्य वस्तु मानी गई, जबकि भक्ति काव्य में सभी ने उसे माया का साक्षात रूप दिखलाया और आधुनिक काल की नारी अब हमारे सामने है। संस्कृत साहित्य में नारी के संदर्भ में अलग अलग धारणा रही है। स्त्री ही ऐसी शक्ति है जो धार्मिक भावनाओं का प्रसार करके बालकों का नैतिक आचरण सुधारती है और अशांत वातावरण में शांति के बीज अंकुरित करती है। वह दया की देवी होती है। क्षमाशीलता उसका धर्म होता है। वह सहिष्णुता, उदार और सहकारी होती है। संसार में नैतिकता का उत्थान और पतन स्त्री के कारण ही हुआ करता है। विविध सांस्कृतिक परंपराएं समाज में स्त्रियों द्वारा ही संस्थापित होती हैं। वह उसकी रक्षक, पोषक और प्रसारक है। वह परिवार से लेकर समाज के क्षेत्र में अपने व्यवहारों द्वारा संस्कृति का विकास करने में योग देती है। वस्त्र विन्यास, रहन सहन, धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज, मान्यताएं, मातृभाषा विकास, पारिवारिक शिक्षा द्वारा समाजीकरण के आदर्श प्रस्तुत करके पुरुष वर्ग का वही मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार नारी घर की ज्योति है। प्रजापति ने प्रजोत्पत्ति के लिए नारी को बनाया है। नारी गृह की साक्षात लक्ष्मी है। नारी को माता के रूप में सर्वमान्य माना गया है, परंतु वही नारी अपने समाज में अनेक सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त है। इनमें से दहेज, बाल विवाह, सती प्रथा तथा महिलाओं का उत्पीड़न आदि ऐसी कुछ मुख्य समस्याएं हैं जिनसे महिलाएं आज पीड़ित हैं और इन्हें काफ़ी हद तक सहती रही हैं।
वर्तमान समय में दहेज एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसने महिलाओं को हमेशा के लिए अबला और असहाय बना दिया है। दहेज के कारण नारी को भार स्वरूप माना जाता है। भले ही आधुनिक युग में महिलाएं डॉक्टर, वकील आदि महत्वपूर्ण पदों पर हों, फिर भी दहेज न दिए जाने के कारण उन्हें ससुराल में पीड़ित किया जाता है। इसके अतिरिक्त बाल विवाह हमारे समाज में एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसने नारी की बुनियाद को खोखला कर दिया है। इसलिए सरकार ने 18 वर्ष से कम उम्र में लड़की की शादी को कानूनन जुर्म करार दिया है। इसके लिए केवल कानून ही पर्याप्त नहीं, व्यावहारिक जानकारी एवं ज्ञान भी आवश्यक है। संविधान में पुरुष और महिला के समान स्तर के जिस आदर्श की परिकल्पना की गई है वह अभी दूर है। नारियों को नैतिक शोषण से मुक्ति दिलाने की दिशा भी अभी शुरुआत भर हुई है। विराम। दोस्तों, ये 5 मिनट का डिक्टेशन था। आगे आपको 10 मिनट के डिक्टेशन भी मिलेंगे, तो इसका अभ्यास कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे अगले डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।